अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल। देखिए, आधुनिकता एवं भौतिकवाद के इस युग में व्यक्ति की इच्छा असीमित हो गई है। वह रातों रात धनवान बनकर ऐशो आराम प्राप्त कर लेना चाहता है। लोगों की मानसिकता में आई इस बदलाव के कारण न केवल भारत अपितु समूचे विश्व में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अपराधों के अलावा आतंकवाद ने भी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। संसार का शायद ही कोई देश होगा जो आतंकवाद के साय से मुक्त हो। 9/11 ठीक है कि दुस्साहसिक घटना ने साबित कर दिया कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था भी अवैध नहीं है। अपराधी और आतंकवादी का एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं खतरनाक पहलू यह है कि अपराधी एवं आतंकवादी भी तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मानवता और समाज के विरुद्ध करने लगे हैं। अपराध क्या है? अपराध किसी कार्य का जानबूझकर किया जाना जिससे सामान्य तौर पर सामाजिक रूप से हानिकारक या खतरनाक माना जाता है और विशेष रूप से परिभाषित निश्चित एवं आपराधिक कानून के अंतर्गत दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 224 में अपराध शब्द का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अपराध 24 साल के लोग हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब दिमाग ज़्यादा चलता है। दो एक तो हमारा अच्छा मन होता है, एक हमारा बुरा मन होता है, तो दो मतलब अपराध दो मन से, ठीक है। एक मन तो पहले हम जब छोटे होते हैं तो हमारा मन एक ही होता है, अच्छा वाला मन। अब 24 साल के हो गए तो मतलब बुरा मन भी आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपराध आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 224 में अपराध शब्द का उल्लेख मिलता है। अपराध के तत्व, अपराध के निम्नलिखित तत्व हैं। सबसे पहले, एक मानव जैसे एक विशिष्ट ढंग से बौद्धिक बाध्यता के अधीन कार्य करना तथा दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय हो। देखिए, ऐसे मानव के मन में दुराशय हो। ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, ऐसे कार्य द्वारा किसी मानव या संपूर्ण समाज को क्षति हो, तो ये सब आपका अपराध है, ठीक है। अब देखिए, अपराध के आवश्यक तत्व में सबसे पहले मनुष्य होगा, फिर आपराधिक जो कृत्य होगा वो होगा, फिर दुराशय गलत आशय होगा, मानव अथवा समाज की क्षति होगी। तो ये पूरा अपराध का मैटर है, ठीक है। पहले मनुष्य होगा, उसने आपराधिक कृत्य किया होगा, फिर ठीक है गलत करने का आशय किया होगा, दुराशय किया होगा, और बाद में क्या होगा, किसी दूसरे को क्षति हुई होगी। ये पूरा सिस्टम है अपराध का, ठीक है। अब देखिए, अपराधों का वर्गीकरण। अपराधों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जैसे हत्या, हमला, अपहरण, व्यपहरण, बलात्कार आदि। अब देखिए, अपहरण और व्यपहरण में आपको बताते हैं। देखिए, अपहरण मतलब खींचतान पकड़ के गाड़ी में बंद कर लेना, अपहरण एकदम, ठीक है। और एक व्यपहरण है बहला फुसलाकर, ठीक है। अब देखिए, संपत्ति के विरुद्ध अपराध जैसे चोरी, उद्यापन, डकैती, न्यायसभंग आदि। लेख से संबंधित अपराध जैसे कि जालसाजी, नकली नोट छापना आदि। लोक शांति के विरुद्ध अपराध जैसे दंगा, बलवा आदि। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध जैसे कि मानहानि, अपमान, लेख आदि। राज्य के विरुद्ध अपराध जैसे विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह आदि। शासकीय सेवकों द्वारा अपराध जैसे कि जाली प्रमाण पत्र जारी करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। मतलब जाली प्रमाण पत्र भी जारी करना, ये भी अपराध। दंड के प्रकार देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में दंड के बारे में प्रावधान किया, जिसके अनुसार दंड 6 प्रकार के होते हैं। दंड किस प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला मृत्यु, आजीवन कारावास, ठीक है। और कारावास देखिए, कारावास कठिन अथवा कठोर श्रम के साथ और सादा, ठीक है। तो कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कठिन और कठोर श्रम के साथ, एक है सादा जिसमें हमको ज़्यादा काम नहीं करना होगा। चौथा है संपत्ति की जब्ती, पांचवा है जुर्माना, छठवा है सामुदायिक सेवा मतलब कि सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं, इनमें पानी वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब, और जेल में भी आपको पानी वगैरह पेड़ों को देना पड़ेगा, सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि जैसे कि शौचालय वहाँ पर साफ करना पड़ेगा, ये सब। अब देखिए, अपराध की श्रेणियाँ। जमानती अपराध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) सी में उल्लेख है, 2(1) में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो। अजमानतीय अपराध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) में अजमानतीय अपराध का उल्लेख किया, जिसके अनुसार वे सभी अजमानतीय अपराध माने गए जो गंभीर प्रकृति के हों तथा जो जमानतीय ना हो। जो जमानतीय नहीं हो वो अजमानतीय, जो अजमानतीय नहीं हो वो जमानतीय, ठीक है। और एक बात है, अगर जो गंभीर प्रकृति के हों उसको अजमानतीय बोलते हैं, जिसमें जमानत ही नहीं मिलेगी, बहुत गंभीर अपराध कर दिया, ठीक है। अब देखिए, संज्ञेय अपराध।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) में संज्ञेय अपराध के बारे में उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय पुलिस में बिना न्यायालय के आदेश के ही जांच प्रारंभ कर सकती है। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराध कैसा होता है? गंभीर प्रकृति के होते हैं। असंज्ञेय अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) में असंज्ञेय अपराध के बारे में प्रावधान किया, जिसके अनुसार ऐसा अपराध जिसके मामले बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पहले आपको वारंट लाना पड़ेगा। इन मामलों में जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात की जाती है। असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। असंज्ञेय अपराध जो है वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराध ज़्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं। पुलिस रिपोर्ट देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(टी) में पुलिस रिपोर्ट के बारे में उपबंध है, जिसके अनुसार पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पुलिस थाना देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(यू) में पुलिस थाने के बारे में उपबंध है, जिसके अनुसार पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य द्वारा साधारणतः विशिष्ट पुलिस थाना घोषित किया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। समन मामला देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(x) में समन मामले के बारे में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिससे जो किसी अपराध से संबंधित तथा जो वारंट मामला नहीं है। यह मामला केवल कारावास या जुर्माने से दंडनीय होते हैं। इन मामलों में अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान होता है। वारंट मामला देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(j) में वारंट मामले के बारे में उपलब्ध है, जिसके अनुसार वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। जांच इंक्वायरी देखिए, जांच ऐसी प्रक्रिया है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसमें वे सभी कार्य शामिल हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा किसी कार्रवाई के अंतर्गत किए गए हों। इस पर जांच ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्यों से जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण के प्रारंभिक काल में किया जाता है तथा जो अभियुक्त को दोषी तथा दोषमुक्त करें। ठीक है, अब देखिए, परंतु जिसमें परीक्षण सम्मिलित ना हो। जांच का ध्येय किसी तथ्य की सच्चाई के बारे में पता लगाना है दोस्तों। अब देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु में ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो उसे क्या कहेंगे? संज्ञेय अपराध कहेंगे। संज्ञेय अपराध में पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकती है। असंज्ञेय मामले मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पुलिस अधिकारी अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अन्वेषण कर सकती है। असंज्ञेय मामले जमानती एवं सामान्य प्रकृति के होते हैं। 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामला वारंट मामला होता है। 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामला समन मामला होता है। जांच एवं विचारण न्यायिक प्रक्रिया, अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। सावर का संबंध कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। परंतु अपराध के संबंध में सावर का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रकार के अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, परंतु जिसमें परीक्षण ना हो, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाई शामिल है जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया हो तथा जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए भी किया जाए। इस प्रकार के अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस का घटनास्थल पर पहुंचना तथ्य एवं परिस्थितियों की जांच करना, अपराधी को गिरफ्तार करना आता है। ये अन्वेषण कहलाएगा। अब देखिए, विचारण ट्रायल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विचारण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। विचारण का आशय उन सभी कार्रवाई से है जिनके द्वारा न्यायालय किसी अपराधी को दोषी या दोषमुक्त करने में सक्षम हो। जांच और विचारण में अंतर। जांच आवश्यक रूप से अपराध से ही संबंधित नहीं होता। देखिए, विचारण सदैव अपराध से ही संबंधित होता है। ठीक है, अपराध की जांच से अभियुक्त कभी भी दोषी या दोषमुक्त नहीं होता। विचारण की समाप्ति कर अभियुक्त दोषी या दोषमुक्त हो जाता है। जांच में प्रत्येक ऐसी जांच शामिल है जो विचारण से भिन्न है। विचारण में न्यायिक अधिकारी द्वारा एक परीक्षा एवं कारणों का निर्धारण होता है दोस्तों। ये देखिए, जांच विचारण को अग्रसर करती है। विचारण जांच का अनुसरण करता है। जांच का उद्देश्य अभिकथित अपराध के दोषी या निर्दोष के निर्धारण से भिन्न प्रश्नों का निर्धारण करना है। विचारण का उद्देश्य दोष सिद्धि का निर्धारण करना होता है। जांच और अन्वेषण में अंतर देखिए। जांच मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से संबंधित होती है जो विचारण से पूर्व होती है। अन्वेषण मजिस्ट्रेट से भिन्न व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर द्वारा उठाए गए कदमों के लिए कार्रवाई से संबंधित होता है। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी लोग। ठीक है, ऐसे याद रखना। जांच का मुख्य उद्देश्य सही और गलत तथ्यों का निर्धारण करना है। ठीक है, जांच का मुख्य उद्देश्य सही और गलत तथ्यों का निर्धारण है। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य अपराध से संबंधित साक्ष्य
करना। जांच के दौरान जिसकी परीक्षा ली जाती है उससे शपथ दिलाया जाता है। अन्वेषण की अवस्था में जिसकी परीक्षा ली जाती है उससे शपथ नहीं दिलाया जाता। तो अन्वेषण में शपथ नहीं दिलाई जाती है, ठीक है, जांच में शपथ दिलाई जाती है। ये हो गया। अब देखिए अपराध के कारक। अपराध के निम्नलिखित कारक। सबसे पहले आर्थिक असमानता, शिक्षा का अभाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, राजनीतिक कारण, परिवेश का प्रभाव आदि। अपराध नियंत्रण कैसे करें? देखिए, त्वरित एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, पुलिस सुरक्षा अभिकरण की कार्रवाई होनी चाहिए, सामुदायिक संगठन द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, गरीब एवं आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जन जागरूकता बढ़ाना है, नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, तब ये सब रुकेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपके विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल है। ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन, भ्रष्टाचार के मामले को दबा देंगे, भ्रष्टाचार के सबूतों को नष्ट कर देंगे अपने वरिष्ठ अधिकारी को बचाने हेतु। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ सूचित करेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। अब आप सोचिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ सूचित करेंगे। अब देखिए यदि आपके पड़ोस में चोरी हो जाती है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं। यदि आपके क्षेत्र में अपराध पूर्ण रूप से नियंत्रण में, अचानक आपके इलाके में अपराध बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में अपराध को नियंत्रित करने हेतु आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के मामले को रोकने हेतु आपको क्या करना होगा? देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रसव कक्ष में प्रवेश एवं निकास के चारों ओर सीसीटीवी फील्ड का विश्लेषण करना चाहिए। साइबर अपराधों को रोकने हेतु क्या सरकार को लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल संदिग्ध व्यक्तियों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए, सबकी नहीं, ठीक है। अब देखिए, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियति कालिक विस्फोटक स्टोव के रूप में प्रयोग किया गया, एक क्षतिग्रस्त लैपटॉप मिलता है आपको, तो आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके अन्य कोई कार्य करने से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। अब देखिए, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियति कालिक प्रस्फोटक के रूप में प्रयोग किया गया एक क्षतिग्रस्त लैपटॉप मिलता है आपको, एंटी स्टैटिक दस्तानों का प्रयोग करके अन्य कोई कार्य करने से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, क्योंकि दृश्य को उसी रूप में संचित करने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि विस्फोट के समय था। भिखारी प्राय सड़क पर यातायात बाधित करते तथा लोगों को इनसे परेशानी होती है, आप भिखारियों की समस्या से कैसे निपटेंगे? ठीक है, तो कैसे निपटेंगे बताइए? अरे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भिखारियों को शहर से बाहर निकाल कर। ए ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, भिखारियों को पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल करके, भिखारियों को पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल करके। देखिए, भिखारी प्राय सड़क पर यातायात बाधित करते जिसके कारण इनसे लोगों को परेशानी भी होती है। इस समस्याओं के समाधान हेतु भिखारियों को पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। आप अकेले गश्त लगा रहे हैं और सुनसान क्षेत्र में एक व्यक्ति को देखते हो, वह व्यक्ति आपको देखते ही भागने लगता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्ति को भागने का कारण जानने हेतु उसका पीछा करेंगे। अब देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपने क्षेत्राधिकारी में एक ही पैटर्न की अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने हेतु आपको क्या करना होगा? डी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। डी ऑप्शन, विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देखिए, प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे, गिरफ्तार करके आपको शांति व्यवस्था स्थापित करनी होगी।